बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर कलर लगवाएं और बालों को खुद अपने ही हाथों तबाह करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में आप लोगों को जो नॉलेज दूंगी आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। हम लोग बज़ाहिर कलर देखते हैं, क्लाइंट्स बज़ाहिर कलर देखते हैं और बड़ा शौक़ चढ़ता है, अपना हेयर का वर्क करवा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब हम ये सारा हेयर वर्क करवाएंगे उसके बाद हमारे बालों के साथ क्या क्या तबाहकारियाँ हो सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपने बालों के साथ कोई भी काम करवाते हैं, वो रिबॉन्डिंग हो, केराटिन हो, हेयर डाई हो, स्ट्रीक्स हो, बिलाज हो, ओम्ब्रे हो, कुछ भी हो, हाइलाइट्स हो, बेबी लाइट्स हो, वो बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनको करने के लिए आपके बाल जो जिस मरहले से गुज़रते हैं ना, उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जी, ये आप जिस मर्ज़ी सैलून में करवा लें, जहाँ मर्ज़ी काम करवा लें, जिस मर्ज़ी से करवा लें, आपके बालों ने डैमेज तो होना ही है। तो मोस्टली 100 में से 100% जो क्लाइंट होते हैं ना, वो काम करवाते हैं, लेकिन वो ये नहीं नोट करते कि उसके बाद उनके बालों को कितना डैमेज होगा। जी, 4-5 महीने बाद वो कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं कि जी हेयर फॉल हो गया, हेयर लॉस हो गया, हेयर ये हेयर वो। तो आप लोग जब काम करवा रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए ना कि आप अपने बालों की पूरी हिस्ट्री चेक करें और आप जो काम करवा रहे हैं उसके बारे में भी आप पूरा नॉलेज लें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्लाइंट आता है जी रिबॉन्डिंग करवानी है हमने, ठीक है, हम उसकी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट लगाते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने एक पेमेंट चार्ज कर ली है तो हम उसके साथ एक मुखलिसाना काम करेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट ख़राब हो, सही है। जब हम हमें चार्ज कर रहा है, हमें पेमेंट दे रहा है, तो हम उसका अच्छा ही काम करेंगे ना, ताकि वो बार बार हमारे पास आए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, उसको खुद आ रहा है, हम उसको नहीं बुला रहे हैं। जब भी आप हेयर रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो हेयर रिबॉन्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना, बेसिकली वो हेयर प्रेसिंग कहते हैं उसको। उससे आपके बाल प्रेस होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, खींचकर लंबा हो जाता है। जो आपके वर्जन हेयर होते हैं, वर्जन हेयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मोटा, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिबॉन्डिंग वही स्ट्रक्चर जो है ना बालों का, वो पतला हो जाता है बिकॉज ऑफ रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग का मतलब है बाल स्ट्रेट नहीं करना, परमानेंट स्ट्रेट कराना। क्लाइंट ये तो फिर शो कर देता है अपनी कि जी मैंने बाल सीधे कराने, स्ट्रेट कराने। उसको ये नहीं पता होता है कि बाल रिबॉन्डिंग कराने के बाद उसके बाल कैसे हो जाएंगे, उसके बाल वर्जन नहीं रहेंगे, तो उसको बहुत से डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसका जिम्मेदार वो खुद होता है, हम नहीं होते हैं। क्योंकि हम अपना बेस्ट करेंगे, हमने रिजल्ट देना है, हमने बाल स्ट्रेटनिंग करना है। उसके बाद उससे चाहिए वो होम केयर करे, ठीक है। और होम केयर सिर्फ शैम्पू कंडीशनर नहीं होता है, होम केयर में डाइट भी अच्छी होती है। होम केयर में आपको ऑर्गेन की चीज़ें भी खानी होती हैं, फॉलिक एसिड्स वगैरह भी होते हैं, ताकि बाल अच्छे से आपको बाल रीग्रोथ हो जाए। लेकिन क्लाइंट नहीं खाता है, वो कहता है जी हमने बस रिबॉन्डिंग करा ली है, अब हम होम केयर क्यों करें, अगर किया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बस। उसके बाद क्या होता है, क्लाइंट हेयर कलर कर रहा है, अपने जो मर्ज़ी कर रहा है, अब हमें क्या पता वो क्या कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है। क्लाइंट को क्या होता है जी रिबॉन्डिंग करा ली है जी, अब रिबॉन्डिंग ठीक है, सही है, पूरा साल तक हमारे बाल बिल्कुल सही रहेंगे। अब हमें क्या पता कि वो क्लाइंट कौन सा कलर लगा रहा है उस पर। क्लाइंट समटाइम्स ना ब्लीच वॉश करवा देता है उस पर बालों को, क्लाइंट ने कलर के चक्कर में पूरे बालों को ही ब्लीच करवा देता है, कट डाउन करवा देता है। तो रिबॉन्डिंग के बाद जब भी हम ब्लीच वॉश या कट डाउन करवाते हैं तो हमारी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट ख़त्म हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। वो ब्लेम क्या करता है क्लाइंट को कि जी आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाया, हमारी रिबॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, हमारी रिबॉन्डिंग डिसअपेयर हो गई है। अब इसमें मुझे ये बताएं कि कसूर किसका होता है। चलिए जी, सेकंड आ जाते हैं हम हेयर डाई और स्ट्रीकिंग पर। हेयर डाई के लिए क्लाइंट देखता है जी, वीडियोस देख रहा है जी, मॉडल्स की वीडियोस देख रहा है जी, ब्लाज हुआ है, ओम्ब्रे हुआ है, हेयर स्ट्रीक्स हुई हैं, हाईलाइट्स हुई हैं, बिल्कुल ग्रीन हेयर हाईलाइट्स हुई हैं, ग्रे हेयर हाईलाइट्स हुई हैं। अच्छा, ये पसंद आ रही है। उन्हें ये नहीं पता कि ये ग्रे ग्रीन हाईलाइट्स करने के लिए बालों को कितना तबाह होना पड़ेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम बालों को हाइलाइट्स कैसे करते हैं। हमने हर सैलून में हाइलाइट्स होता है, परमानेंट काम रिबॉन्डिंग होता है, परमानेंट काम। वो ऐसे नहीं होते हैं कि हमने कोई कलर उठाया और लगा दिया, ये परमानेंट काम होते हैं। और इसमें हर कस्टमर, हर सैलून जो है ना, वो अपनी जान में अच्छा काम करता है, ठीक है।
ठीक है। आजकल देखिए जब हमारा एक मुक गया, हमारा एक पैसे हमने पेमेंट कर लिया है कि हमें इतने आप पेमेंट दोगी तो हम अच्छा ही काम करेंगे ना, हम उसका गंदा काम क्यों करेंगे, सही है। लेकिन आप अपने बालों को तबाह खुद करवा रहे हैं ना। आप हमारे पास आए हैं कि हमारी स्टिकिंग कर दें, हमारे बालों को बेस कलर कर दें, हमारे डाई कर दें, हमने नहीं बुलाया आपको। लेकिन जब आप डाई करा रही हैं ना तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हेयर स्टिकिंग के बाद या हेयर डाई के बाद आपका हेयर का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल, जब हम बालों को कट डाउन करते हैं, कट डाउन का मटेरियल पता है आपको कैसे बनता है? कट डाउन का मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वो माई फिंगर पे भी लग जाए ना, माई फिंगर बर्न हो जाती है, सही है। वो मटेरियल हम अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं। हेयर बेसिकली कितना स्ट्रॉन्ग, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप बड़े से बड़े सैलून्स में चली जाएं, स्ट्रीकिंग के लिए वो बालों को ब्लीच ज़रूर लगाएंगे। ब्लीच करते वक्त वो उस वक्त उसमें बहुत सारे कैराटीन सीरम्स डाल देंगे वक्ती तौर पर, ठीक है। ओलाप्लेक्स का कैराटीन आ गया है, या आप उसमें आप हेयर मास्क डाल दें, आप कोई भी सीरम डाल दें, कट डाउन को वो वक्ती तौर पे माइल्ड ज़रूर कर देंगे। लेकिन जो बालों का स्ट्रक्चर है वो तो नहीं, वो उसी तरह वो पतला होगा। बाल जब हम स्टिकिंग करते हैं ना तो समझ लें आप बाल एक दरख्त है, सही है। दरख्त, उसको हम छीलते हैं, तो जितना आप उसको छीलोगे ना उतना आपके कट डाउन का हमें कलर चाहिए होता है। जैसे कि हमारा बाल ब्लैक कलर का है, ठीक है, जो स्ट्रीक्स होती है ना बेसिकली वो लाइट कलर की होती हैं, वो ग्रीनिश कलर में जाने के लिए हमें उसको बिल्कुल उसका येलो पिगमेंट करना पड़ता है। और वो येलो पिगमेंट करने के लिए ब्लैक से येलो पिगमेंट तक के बालों का जो सफ़र होता है ना, बाल की तबाही होती है, टोटल तबाही होती है बालों की। ये कौन करवा रहा है? ये क्लाइंट खुद करवा रहा है, ये हम नहीं। बड़े से बड़े सैलून में आप चली जाएँ, हाईलाइट्स के लिए वो ब्लीच वॉश ही करेंगे, प्रोटेक्शन डाल देंगे, लेकिन वो वक्ती प्रोटेक्शन होती है। जो बाल पतला हुआ है वो तो हो गया ना बाल पतला, बालों को तो वो स्ट्रक्चर तो इसका चेंज हो रहा है। बालों को छील रहे हैं, हम छील रहे हैं। कभी भी आप देख लें, कहीं पे भी आप स्टिकिंग करवाएं, आपका जितना बाल ब्लैक बाल जितना मोटा था ना, स्टिकिंग के बाद यानी कि जो ब्लीच वाला बाल है वो उतना मोटा नहीं होगा, सही है। ये हर जगह हर सैलून का है, ये हर कोई छोटा है बड़ा सैलून ये भी है। लेकिन कस्टमर ये नहीं समझता है, वो उसे चाहिए रिज़ल्ट देने के बाद जी हमने कोई कमी नहीं की, वक्ती तौर पे हमने उसको सेट कर दिया, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी दे दिया, हमने उसको ऑर्गन ट्रीटमेंट भी कर दिया, ठीक है। वो महीना हफ्ता 15 दिन बाल बिल्कुल स्टेबल है, होम केयर के शैम्पू कंडीशनर भी कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या है, बालों ने डैमेज तो हो चुके हैं ना, बाल तो डैमेज हैं, बाल पतला हो चुका है आपका, बाल वो टूटेगा ही टूटेगा, हेयरफॉल होगा हेयरफॉल, क्योंकि ज़ाहिर है एक बाल मोटा है एक बाल पतला। हेयरफॉल होता है, किसी का माइनर होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का बाल ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी ठीक था। तो जब हम उसका कट डाउन करते हैं ना तो उसका कट डाउन भी यानी कि बाल स्टेबल रहता है। किसी का बाल नॉर्मल होता है, कट डाउन के बाद वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ये है कि बाल स्टिकिंग के बाद, बेस कलर के बाद हेयर फॉल हो जाता है, हेयर डैमेज हो जाता है। लेकिन इसका कसूर किसका होता है? इसका कसूर ना सैलून वाली का नहीं होता है, ये कसूर आपका अपना है। आप खुद को चाहिए, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं हर चीज़ की, डिज़ास्टर्स की भी पड़ी हैं और फ़ायदे भी हैं कि बाल आपके किस चीज़ों के से बाल हेल्दी होते हैं, किस चीज़ से बाल आपके वीक हो रहे हैं, ये सब यूट्यूब पे पड़ा होता है। तो जब क्लाइंट फैशन चीज़ों को देखती है तो उसके डिज़ास्टर्स की वीडियोस क्यों नहीं देखती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बल्कि लास्ट टाइम मैंने इसी तरह की मेरी एक क्लाइंट थी, ठीक है, तो मैं सोच रही थी कोई वीडियो यूट्यूब पे उठाकर ना उनको दूँ, दिखाऊँ, उन्हें बताऊँ, तो मुझे कोई ख़ास जो है ना वीडियो नहीं मिली यूट्यूब पे इस बारे में, इस तरह में कि इस तरह कोई समझाए कि क्लाइंट को कि जब आप कोई काम करवा रहे हैं ना तो उसके आप खूबी ना देखें, उसके आप तबाहियाँ भी देखें, सही है। आप एक रिबॉन्डिंग करा रहे हैं, आप स्टिकिंग डाई करा रहे हैं, आप जो भी केमिकल है ना, वो केमिकल तो केमिकल है, केमिकल तो लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर तो आपके बालों पे कलर नहीं आएगा ना। और दूसरी बात, जब भी हम स्टिकिंग करते हैं तो हम ग्लॉसी करते हैं। कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी पार्लर वाली हो, जब हम बालों पे कट डाउन करते हैं तो कट डाउन के बाद हेयर ग्लॉसी या हेयर कलर ज़रूर डिपॉजिट करते हैं हर कोई, जिसकी मियाद क्या होती है जी 10 से 15 वॉश के बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कलर ही डिसअपेयर हो गया, कलर आपका रहता है। जो आपने बेस कलर करवाया वो आपका रहेगा, लेकिन जो आपने स्टिकिंग पर ग्लॉसी करवाई है ना वो आपकी 10 से 15 वॉश के बाद ख़त्म हो जाती है। क्लाइंट को फिर दौरा पड़ जाता है, जी हमारा कलर गायब हो गया, कलर डिसअपेयर हो गया। तो ये सिर्फ मेरा कहने का आज का मकसद ये है कि जब आप एक काम करवा रहे हैं ना तो उस काम की आप
पूरी डिटेल जानें, उस काम की पूरी डिटेल देखें, समझें उसको। आप बजाय कि आप पार्लर वाली को ब्लेम करें, उसको आप बुरा भला कहें, उसको आप कहें कि जी ना उसने तबाह कर दिया हमारे बाल वो खुद डैमेज हो गए आते हैं, हैं हमारे अपना बाल काम हेयर लॉस हो कराने, गया है। बजाय इतने ये मुनासिब कहने के रेट ना वो में अपने एक आप बंदा को काम देखें। कर रहा है, इतना मुखलिस होकर, इतना सिंसेयर होकर पार्लर वालियाँ काम करती हैं। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को चाहिए कि आप हमेशा अपनी हम जो फिर भी वर्क आपको आपने कराना है वक्ती ना, तौर उसकी पर पहले पूरी हमारा जो हमने इन्वेस्टिगेशन डील की करें। होती है, आप हमने मुकाई यकीन करें, होती है। डॉक्टर पे बेस्ट करके आपको टाइम पे एट अ टाइम हम आपको जो आपका विश लेवल होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम पूरा करके देते हैं। अब उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, अब हमें क्या पता आप बालों पे क्या लगाया है, शैम्पू कंडीशनर आपने कौन सा यूज़ किया है, आपने होम केयर किया है कि नहीं किया, आप कौन सी केमिकल हेयर यूज़ कर रही, कलर यूज़ कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अब इसका ब्लेम पार्लर वाली पे नहीं होता है। पार्लर वाली हमेशा अच्छा काम करती है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लगाती है। कोई भी नहीं चाहेगी कि उसका क्लाइंट कहीं और जाए, कोई भी ये नहीं चाहेगी कि वो एक गंदा काम करे और उसके बाद उसका क्लाइंट भाग जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना वीडियो चाहूँगी कि बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कलर ही कराना छोड़ दें, आप कलर कराने से डर जाएं। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम कराते हैं हेयर का, तो हेयर आपके डैमेज भी हो सकते हैं। कन्फर्म्ड डैमेज नहीं होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये है कि आप फैशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस बात को माइंड में रख कर करें कि आपके फैशन से आपके बालों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि आपके बालों इफ़ेक्ट हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, कंफर्म नहीं होता है कि होगा। सही है, हेयर लॉस हो सकता है, कंफर्म नहीं होता। हेयर ड्राई भी हो सकता है, कंफर्म होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। तो अपने माइंड को ना यानी कि सेटल रखा करें कि जब भी आप फैशन करते हैं, कोई भी काम करेंगे, तो आपको ये हो सकता है। इसमें आपकी पार्लर वाली का कसूर नहीं होता है, ठीक है। इसमें यह है कि आपके हेयर ज़ाहिर है आप वर्क करवा रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं, तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल सब कुछ है, कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। तो ये माइंड में रखा करें। पर यह है कि अपने सैलून में आप हेयर वर्क करने के बाद आप मंथली आप सैलून में विज़िट भी करें। आप अपने हेयर का आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाएं मंथली, ठीक है, वीकली नहीं। आपको मैं बता रही हूँ, जब भी आप कोई काम करें तो उसे छोड़े ना, ठीक है। हेयर रिफ्रेश करवाते रहें आप, लेकिन पार्लर वाली से, क्योंकि वो ही एक्सपर्ट है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट लगाएंगी, वो आपके बालों को प्रोटीन भी देंगी ताकि आपके बाल ड्राई ना हो, ड्राइनेस ना हो आपके बालों में। जब आपके बालों में ड्राइनेस नहीं होगी तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आपका हेयर उलझेगा ही नहीं। ये है कि आप काम करवा कर ना छोड़े ना कि बस अब मैंने हेयर कलर करवा लिया है, अब मैंने रिबॉन्डिंग करा ली है, अब मुझे सालों सैलून जाना ही नहीं है, और अगर मुझे कोई मसला हो गया है तो मैं फ़ोन पे कहूँगा, मैं उसे पैसे नहीं दूँगा या ये कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, आप पेमेंट पूरी दें, सही है। सेकंड ये है कि मंथली आप पार्लर में विज़िट करते रहें, आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लें, आप हेयर स्पा करवा लें, आप हेयर मास्क लगवा लें, स्टीम दे दें बालों को। जब भी आप वर्क करवाएं ना तो उसको छोड़ें ना, उसका ख्याल रखें, बालों का ख्याल रखें, बच्चों की तरह बालों का ख्याल रखें। इस वीडियो से बिल्कुल मत घबराइएगा, डरिएगा मत कि मैंने काम ही नहीं करवाना है, मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे, वाकई डैमेज हो जाएंगे। बस ये जो हकीकत है वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो मैं आपके सामने लाना चाहती थी, ताकि आप लोग ना इस खुशफहमी में ना रहें कि जी अगर हमारे बालों को कोई डैमेज हो रहा है तो हमारा कसूर ही नहीं है, ये सारा पार्लर वाली का कसूर है। और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है ना, ये एक मेरे लिए वीडियो नहीं है, ये हम सब पार्लर वालियों की तरफ से ये वीडियो है बनी है। और मैं चाहूँगी कि ये हर क्लाइंट के पास ये वीडियो जाए, ताकि जिसने भी जो भी काम करवाना हो, वो काम करवाने से पहले अपने आप को ना मेंटली तौर पे रेडी करे, अपने आप को मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर करे कि मेरे बाल अगर खूबसूरत लगेंगे तो मेरे बाल पतले भी हो जाएंगे, मेरे बाल हेयर फॉल भी हो सकता है, मुझे डैमेज भी हो सकता है। तो ये भी है। और फिर घर में होम केयर भी करें, उसके साथ होम केयर के साथ भी ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक ऑपरेट करा रहे हैं तो आप फिर मेडिसिन्स भी तो लेंगी, और मेडिसिन्स लेने के बाद भी आप केयर करते रहें बालों की। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी मेरे इस वीडियो से इत्तेफाक करते हैं
तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई मेरा टॉपिक कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ना उस टॉपिक के हिसाब से बनाऊँ, डिटेल से बनाऊँ। बंदे को बड़ा दुख होता है जब वो एक मुखलिस तौर पे काम करता है और फिर जब 4-5 महीने बाद क्लाइंट अपना खुद हाथों से पता नहीं क्या करके आ रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, कलर कोई लोकल यूज़ कर रहा है या होम केयर नहीं करता है। बहुत सी वीकनेस, मेंटली वीकनेस भी हो जाती हैं। फिर वो आके कंप्लेन कर रहा होता है पॉलर वाली को। सही है। पिछले दिनों बल्कि मैं आपको बताती जो मेरी भतीजी है, वो ना तकरीबन 10 से 12 साल की है। इतना हेयर फॉल था उसको, इतना हेयर फॉल था कि डर्माटोलॉजिस्ट पे गए हैं हम, फिर उससे हमने मेडिसिन्स ली हैं, शैम्पू एंड हेयर सीरम्स लिए हैं, दैन उसका हेयर फॉल उसका सेट हुआ है। अब उसने कभी रिबॉन्डिंग नहीं कराई, उसने कभी डाई नहीं कराया, उसने कभी स्टिकिंग नहीं कराया, ठीक हो गया, हेयर फॉल फिर भी हो गया। अब इसी तरह फिजिकली जब हम बड़े कोई लोग फैशन कर रहे हैं, अब भाई जाहिर सी बात है, रूटीन है, लाइफ है हमारी, हम हेयर फॉल हो ही जाता है। समटाइम्स घर के हालात कुछ हो रहे होते हैं, बंदा कोई प्रेशर होता है, किसी को नज़ला होता है, किसी को हेयर लॉस होता है, हेयर ड्राई होता है, खुश्की होती है, कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर रहा अच्छा, उस वजह से भी आपके हेयर फॉल हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, जी मैंने कलर कराया था, मैंने डाई कराया था, लेकिन उधर ही हम कलर वाले बाल जिनके करते हैं कलर, हम अपना भी वर्क करते हैं, हमारा तो हेयर फॉल नहीं होता है, हमारा तो हेयर डाई नहीं हो, हमारा तो हेयर डाई ख़राब नहीं होता है, हमारा तो कुछ भी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये सिर्फ क्लाइंट के ना, बस क्या कहें, अवेयरनेस इतनी आ गई है क्लाइंट में, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं है। बस फैशन करने का शौक़ है जी, हमने कलर कराना है, ये नहीं देखना कि हमारे बाल भी ख़राब हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो बेहद माज़रत। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी। और अगर कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई तो माज़रत। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।